हेलो बच्चों। चलिए बच्चों, आज हमने क्लासरूम में क्वेश्चन नंबर 25 तक सॉल्यूशन कर लिया था। मतलब हमें सरमाउंट का सिनोनिम बताना था, ठीक है। दैट वाज डन। सरमाउंट का मतलब होता है किसी चीज़ पर विजय पाना या उस चीज़ को लांघना। क्योंकि आप एक चीज़ देख रहे होंगे सरमाउंट में, एक चीज़ समझ में आ रही होगी आपको कि माउंट आ रहा, ठीक है। माउंट का मतलब जानते ही हैं आप, ठीक है। माउंट का मतलब क्या होता है? माउंटेन। और अगर किसी वर्ड उसमें सर आ जाए, सर का मतलब SUR, तो सर अगर आता है किसी चीज़ पे तो समझ लो इसका मतलब हम उस चीज़ को डाउन करते हैं। मतलब सर का मतलब डाउन होता है और SUP का मतलब अप होता है। ये बात ध्यान रखना। तो जब हम किसी चीज़ को डाउन कर रहे होते हैं तो उसे वो हमारे डाउन हो जाती है, यानी कि हमसे नीचे हो जाती है। तो माउंट का मतलब माउंटेन, तो कोई पहाड़ी जैसी चीज़ है। मतलब ऐसे समझो जैसे कि ये कोई चीज़ है और मैं इसे इस पे से ऊपर से ऐसे करके निकल गया, तो ये मेरे डाउन हो गई। मैं ऊपर से लांघ दिया मैंने इसे, तो समझ लो किसी चीज़ पर, यानी कि ये माउंटेन है, ये चीज़ माउंटेन है, इसे लांघ दिया, तो इसका मतलब हुआ कि ये इस पे मैंने विजय पा ली। तो विजय पा ली यानी कि जीत लिया। जीत लिया का मतलब होता है ओवरकम। तो आपका जो सिनोनिम बनेगा वो ओवरकम हो जाता है। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे जब हम आ रहे हैं बच्चों, तो ईडियम या फ्रेजेस का हमें जवाब देना है। देखिए, ईडियम या फ्रेजेस की अगर हम बात करें तो डिफरेंस क्या होता है ईडियम और फ्रेजेस में, ठीक है। फ्रेज जो होती है बच्चों, वो अपना आप में जो उसके मीनिंग होता है, मतलब उसका जो मीनिंग निकलता है, वो मीनिंग उसके शब्दों का अर्थ होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ टू द मून, तो ये शब्दों का समूह है। टू द मून ये शब्दों का समूह है। टू प्रपोजिशन है, द आर्टिकल है, मून एक नाउन है, ठीक है। तो पूरा का पूरा एक फ्रेज है। फ्रेज की डेफिनेशन होती है शब्दों का समूह, सिर्फ इतना। और वो शब्दों का समूह जिसका अपना इंडिविजुअल मीनिंग ही मेन मीनिंग है। मतलब जो दिखता हुआ मीनिंग होता है वही अगर मेन मीनिंग हो किसी भी शब्दों के समूह का, तो वो फ्रेज हो जाती है। जैसे इसका मतलब है चांद को, मतलब चांद की तरफ, या मैं जैसे कहता हूँ ना, मैं चांद को जा रहा हूँ, चांद पे जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू मून, आई एम गोइंग टू द मून, सॉरी। तो इसका मतलब हो गया कि चांद पे जा रहा हो। तो ये एक तरह की फ्रेज है, इसका कोई दूसरा मीनिंग नहीं निकल सकता है ना। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है जिसका शाब्दिक अर्थ का मतलब शब्दों का अर्थ के अलावा एक और छिपा हुआ अर्थ निकलता हो, तो फिर वो फ्रेज ईडियम बन जाती है। मतलब जैसे मैं आपसे कहूँ, मैं ये कहूँ जैसे कि एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। अगर मैंने ये कोई बात कह दी तो इसका मतलब पता क्या हुआ? डिस्कॉर्ड यानी कि झगड़ा, की सेव एक, झगड़े का एक सेव। तो क्या इसका यही मीनिंग है? ये तो इसका शाब्दिक मीनिंग हुआ। शाब्दिक का मतलब होता है बच्चों लिटरल मीनिंग। शाब्दिक का मतलब होता है बच्चों लिटरल मीनिंग। लिटरल का मतलब लेटर वाला मीनिंग, लेटर का मतलब शब्दों वाला मीनिंग। अगर शब्दों को देखकर जो मीनिंग निकल रहा है सिर्फ उसमें वही उसका मीनिंग होता हो, तो फिर वो ईडियम नहीं होगी, वो सिर्फ फ्रेज होगी। हर फ्रेज जरूरी नहीं ईडियम हो, लेकिन हर ईडियम फ्रेज ही होती है, क्योंकि फ्रेज का मतलब सिर्फ और सिर्फ शब्दों का समूह होता है। फ्रेज का मतलब सिर्फ शब्दों का समूह होता है और उन शब्दों का लिटरल मीनिंग ही होता है, उसके सिवा उसका दूसरा कोई छिपा हुआ अर्थ नहीं होता। लेकिन हम इसमें अगर बात करें तो इसमें छिपा हुआ अर्थ है झगड़े की जड़।
यहाँ झगड़े का एक सेब नहीं है, फसाद का एक सेब नहीं है, झगड़े का एक सेब नहीं है इसका मीनिंग। इसका मतलब है झगड़े की जड़। तो इसमें जड़ की कहीं इंग्लिश नहीं आ रही, यानी कि जड़ की इंग्लिश छिपी हुई है। तो जब एक शब्दों के समूह से जो फ्रेज बनी, उस फ्रेज का एक तो वही मीनिंग जो उसका अर्थ निकाल के देख लिया जाए, और उसके सिवा कोई और भी मीनिंग निकल रहा हो, यानी कि जब फ्रेज के दो मीनिंग निकलते हों, एक तो शब्दों के हिसाब से और एक छिपे हुए अर्थ के हिसाब से, तब वो फ्रेज ईडियम कहलाने लगती है। यानी कि ईडियम का रूप फ्रेज जैसा ही होता है, बस फ्रेज अपना एक ही मीनिंग छोड़ती है। जैसे मैं आपसे कहूँ, मैं कहूँ ऑन द फ्लोर, ऑन द फ्लोर, मैंने कहा ऑन द फ्लोर, FLOOR, ऑन द फ्लोर, तो इसका मतलब है फ्लोर पर, यानी कि तल पर, ठीक है, तल पर। लेकिन जब मैं ये कहता हूँ कि मान लीजिएगा इसकी जगह, ऑन द फ्लोर की जगह कुछ और मीनिंग निकल जाता है ना, तो फिर उसका मतलब ईडियम बन जाता है। मतलब लिटरल मीनिंग के अलावा भी अगर एक फिगरेटिव मीनिंग निकले, मैं फिर से आपको छोटी सी एक राय दे देता हूँ कि बच्चों, अगर जैसे कि कोई भी मैं आपसे कहूँ वाक्यों का समूह है, ग्रुप ऑफ अगर वर्ड्स है कहीं पर, ठीक है, इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स का कि एक तो है लिटरल मीनिंग, लिटरल, एक है फिगरेटिव। तो अगर किसी भी शब्दों के समूह का सिर्फ एक मीनिंग ही होता हो, यही वाला, तो ये कहलाता है, सिर्फ एक ही है अगर, तो ये कहलाएगा सिर्फ और सिर्फ फ्रेज, ठीक है। लेकिन अगर इसके साथ साथ ये दोनों मीनिंग निकल जाते हों, फिगरेटिव का मतलब होता है लाक्षणिक, यानी कि लक्षण को देखकर, मतलब एक तो शब्दों को देखकर तो लिटरल हो गया, और उसके लक्षण को देखकर भी अगर मीनिंग जा रहा है, तो फिर इन दोनों के हिसाब से उसका नाम पड़ जाता है ईडियम, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना। जैसे एक कहावत थी, एन आर्म एंड अ लेग, इसका मतलब होता है कॉस्टली। इस पूरे का मतलब कॉस्टली होता है, लेकिन इसका एक लिटरल मीनिंग भी तो है, मतलब शब्दों को ध्यान में रखते हुए तो मीनिंग जा रहा है। वो क्या है? एक भुजा और एक टांग, एक भुजा और एक टांग। इसके सिवा इसका एक मतलब और भी जा रहा, कॉस्टली, यानी कि बहुत महंगा। तो इसके दो मीनिंग है, यानी कि अगर मैं ये कहूँ एक भुजा और एक टांग, तो इसका मीनिंग हो गया लिटरल, यानी कि लेटर को ध्यान में, यानी कि शब्दों को ध्यान में रखकर। अगर मैं कहता हूँ कॉस्टली, तो इसका फिगरेटिव मीनिंग हो गया, यानी कि जो इसके अंदर छिपा हुआ अर्थ है। तो इन दोनों, ये दोनों अगर तुम्हें किसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स में नजर आते हैं, तो उसका फिर नाम पड़ता है ईडियम। अगर सिर्फ यही नजर आए एक ही, तो फिर सिर्फ और सिर्फ वो फ्रेज ही होगी और वो ईडियम नहीं होगी। पहली जानकारी तो आप समझ गए होंगे, ईडियम में कभी भी फुल स्टॉप नहीं लगता। दूसरी जानकारी फिर से सुनिएगा, ईडियम में या फ्रेज में कभी भी फुल स्टॉप नहीं लगता, क्योंकि ईडियम या फ्रेज किसी सेंटेंस का छोटा सा हिस्सा होती है, वो पूरा सेंटेंस नहीं होती, तो उसमें फुल स्टॉप नहीं आता। दो पहचान ध्यान रखना। तो कुछ लोग कहते हैं कि प्रोवर्ब और ईडियम में क्या डिफरेंस है, तो प्रोवर्ब और ईडियम में यही डिफरेंस है बच्चों। प्रोवर्ब में फुल स्टॉप लगता है और ईडियम में फुल स्टॉप नहीं लगता है। फ्रेज और ईडियम में क्या डिफरेंस है? फ्रेज का सिर्फ एक ही अर्थ निकलता है, शब्दों का हिंदी में अनुवाद करते हुए, अनुवादिक अर्थ है बस। लेकिन ईडियम का अनुवादिक अर्थ के साथ साथ उसका एक भावात्मक भी अर्थ है, मतलब उसके भाव को, उसके लक्षण को ध्यान में रखते हुए। अगर वो दोनों मीनिंग निकल रहे हैं तो बच्चों वो ईडियम होगी। चलेगा, अब बढ़ते हैं अपने काम पर आगे, ठीक है। पहला है, शी वॉज ऑन द हॉर्न्स ऑफ अ डिलेमा एज शी हैड ईदर टू लीव हर जॉब और डिवोर्स हर हस्बैंड।
पहले तो आपके स्टेनो में या किसी भी एग्जाम में जनरली वो एक सेंटेंस करके देता है। हम इतने से अर्थ को अगर छिपा भी लें तो बाकी हिस्सा हमें ये दिखा सकता है कि यहाँ पर जो अर्थ आना चाहिए वो वाक्यों में यानी कि ऑप्शंस में जो दिए गए हैं वाक्य, उनके हिसाब से कौन सा होना चाहिए। हाँ, अगर सिर्फ इतना दे तो मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन इस वाले कंटेक्स्ट से जो बाकी हिस्सा दिया है उससे अंदाज़ा लग जाता है कि इसकी हिंदी क्या हो सकती है। वो हिंदी यानी कि मीनिंग आपके ऑप्शंस में मैच करेगा। तो चलिए आइए, हॉर्न्स ऑफ डिलेमा। अगर हॉर्न्स ऑफ डिलेमा की बात करें तो मैं पहले आ जाता हूं कि डिलेमा का मतलब क्या होता है बच्चों। डिलेमा की अगर बात की जाए तो डिलेमा का मतलब होता है, एक मिनट बच्चों, बात की जाए तो डिलेमा का मतलब होता है, स्पेलिंग ध्यान रखना, डिलेमा में एक तो आ रहा है DI, एक आ रहा है लेमा। लेमा का मतलब होता है बच्चों प्रीमाइस। इंग्लिश में एक वर्ड होता है प्रीमाइस, और प्रीमाइस का मतलब होता है आधार। आधार। डाई का मतलब होता है टू। तो वो चीज जिसके दो आधार हैं, जिसके दो आधार हैं यानी कि जो एक आधार पर नहीं टिकी हुई, दो आधारों पर, यानी कि जो अपना आप में सिर्फ एक मीनिंग नहीं रखती, दो मीनिंग रखती है या कंफ्यूजन रखती है। तो डिलेमा का मतलब बन जाता है, अगर डिलेमा की बात करें तो डिलेमा का मतलब बन जाता है दो है, दो, तो दो से बना द्वि, तो दुविधा, मीनिंग बन जाएगा दुविधा। दुविधा का मतलब कश्मकश। कश्मकश का मतलब जब आप कंफ्यूज हो कि ये करूं कि वो करूं, वो करूं कि ये करूं, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, वहां जाऊं तो यहां जाऊं, ये खाऊं कि वो खाऊं, उससे मिलूं कि इससे मिलूं, BA करूं कि BSc करूं, BTech करूं कि मेडिकल में जाऊं, SSC की तैयारी करूं कि बैंक की तैयारी करूं, IAS की तैयारी करूं कि PCS की तैयारी करूं, ठाकुर द्वारा में जाऊं कि मुखर्जी नगर जाऊं। जब आप कंफ्यूजन में होते हो तो उस स्थिति में जब आपके दो सेंस निकले, दो, तो डाई और लेमा माने प्रेमिसिस यानी कि आधार। जब आप किसी चीज में दो आधार देखते हैं तो आप इस पे टिकोगे कि उस पे टिकोगे, तो आप कंफ्यूजन में होते हो, और उसको कहते हैं कंफ्यूजन, यानी कि एक तरह की कंफ्यूजन वाली स्थिति। ऑन द हॉर्न्स ऑफ अब डिलेमा, ये एक पूरी तरह की फ्रेज है। अब आप एक देखिएगा, या इसे मैं फ्रेज कहूं कि ईडियम कहूं। अब देखिएगा, डिलेमा एक दुविधा के सींगों पर, एक दुविधा के सींगों पर, तो ये तो इसका हो गया अर्थ के हिसाब से मीनिंग, मतलब सॉरी लेटर वाइज मीनिंग, यानी कि स्पेलिंग वाइज मीनिंग या शब्दों के हिसाब से मीनिंग। लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है, इसका मतलब है कंफ्यूजन की स्थिति, यानी कि समस्या, दुविधा के वक्त में, दुविधा के वक्त में, दुविधा के टाइम पे। तो इसका एक छिपा हुआ फिगरेटिव मतलब भी जा रहा है, जो फिगर के हिसाब से, फिगर का मतलब लक्षण के हिसाब से है, तो उस हिसाब से अगर वो भी मीनिंग है तो समझ लो ये फ्रेज के साथ साथ ईडियम भी है। अब इसका हम आंसर देखते हैं, पहले से पढ़ लेते हैं। शी वॉज ऑन द हॉर्न्स ऑफ अ डिलेमा, वो एक डिलेमा यानी कि दुविधा की स्थिति में थी। एज शी हैड, इसका रीज़न दिया है इसने, इस पूरे सेंटेंस का उसने रीज़न दिया है कि वो दुविधा की स्थिति में क्यों थी। एज से शुरू हो गया वो रीजन, ये पूरी की पूरी एक क्लोज है। एज शी हैड ईदर टू लीव हर जॉब, कि वो या तो नौकरी छोड़े, क्योंकि ये शी वोज आ रहा है। ये एज जो होता है, मैंने आज क्लास में बताया था, ये आपका कंजंक्शन होता है। किस तरह का कंजंक्शन है? सबऑर्डिनेटिंग। अगर प्रिंसिपल क्लोज यानी कि वोज आ रहा है, पास्ट में है, तो एज जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसके बाद वाला सेंटेंस भी आपका पास्ट में ही होगा, तो इसलिए उसने हैड लगाया है। इस बात का उसने रीज़न दिया है कि वो कन्फ्यूजन की स्थिति में क्यों थी, क्योंकि एज शी हैड, देखिए एज का मतलब होता है रीज़न, आप इसे रीज़न मानना, ऐसा समझो ना। रीज़न की स्पेलिंग क्या होती है? REASON, तो ये AS है, तो ये ध्यान रखना, रीज़न दिया जाता है इसमें, ठीक है। रीज़न, बिकॉज
एज, ये इस तरह के सो होता है, आपने एक सो सुना होगा, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है एक्चुअल में क्योंकि, बिकॉज माने भी क्योंकि होता है, लेकिन बिकॉज जो होता है वो कारण होता है और एज जो होता है वो तर्क होता है, तर्क। तो ये मैं कभी बता दूंगा आपको कि अंतर क्या होता है और ज़्यादा करके। एज शी हैड ईदर टू लीव हर जॉब और डिवोर्स हर हस्बैंड, कि या तो वो अपने जॉब छोड़े या अपने पति को तलाक दे, तो वो इस स्थिति में थी। तो देखो एक तो स्थिति ये बन गई ईदर, तो ईदर आ गया, ईदर का मतलब या तो या तो या, कोई एक स्थिति, कोई एक का मतलब दो स्थिति में से एक, तो देखो दो आया, डी आई। तो आप इतना गौर अगर करने लगो सेंटेंसेस पे तो आपको खुद ही समझ में आने लगेगा। तो डिलेमा का मतलब दो स्थितियों में से एक चुनना, तो कंफ्यूजन है। अब ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। ऑप्शंस हैं आपके, इन अ नर्वस कंडीशन, इन टेरिबल मूड, इन डिफिकल्ट सिचुएशन, इन सस्पेंस। डिफिकल्ट सिचुएशन हो गया, कठिन परिस्थिति में, ऐसी परिस्थिति है। देखो इसमें भी देखिएगा डिफिकल्ट में डी आई आ रहा, डी आई इसमें भी आता है और डी आई डिफरेंस में भी आता है। डिफरेंस का मतलब अंतर, अंतर सिर्फ तब पैदा होता है जब चीजें दो होती हैं, एक चीज में कभी अंतर नहीं होता। अल्लाह तुझ में क्या अंतर है, अबे मुझ में क्या अंतर है, किसकी तुलना में बताओ ना मुझ में क्या अंतर है। अच्छा तेरे बड़े भाई की तुलना में तुझ में क्या अंतर है, मतलब तेरा बड़ा भाई तुझसे किस तरह से अलग है या तू उससे किस तरह अलग है। तो दो लोगों में ही तो अंतर किया जा सकता है, एक में अंतर थोड़ी हो सकता। तो इसलिए डिफरेंस का मीनिंग होता अंतर, और डिफिकल्ट का मतलब भी तभी यूज होता है जब चीजें दो हो रही हो। तो डिफिकल्ट सिचुएशन आंसर हो गया। आगे बढ़े हम। ही डाइड इन हार्नेस, डाइड माने मर गया, इन माने में, हार्नेस माने साजो सामान। हार्नेस का मतलब होता है बच्चों साज सज्जा। तो वो साज सज्जा में मर गया, ये क्या बात हुई, साज सज्जा में कोई कैसे मर जाएगा भला। तो एक्चुअल में ये तो इसका एक शब्दों के हिसाब से मीनिंग है, जो इसके शब्दों का तुम्हें अर्थ समझ में आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में इसका मीनिंग एक पीछे से भी है, इसका एक अल्टीरियर मीनिंग भी है, इसका एक वो मीनिंग भी है जो हमें दिख नहीं रहा, लेकिन वो हमें पता होना चाहिए। इसीलिए ये बनी है कहानी। भाई नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये तो शब्दों का मतलब है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, लेकिन इसके पीछे एक मतलब होता है। तो उस तरह से बात हो रही है, तो इसके पीछे क्या मतलब है, उस मतलब, वो मतलब भी अगर है किसी चीज का, तो समझ लो वो वाली फ्रेज ईडियम कहलाने लगती है। अब हम इसमें गए हार्नेस में, बच्चों बता दूं आपको, हार्नेस में अगर मैं बात करूं तो एक मिनट, हार्नेस की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो हार्नेस का मतलब होता है, इसमें हार्नेस में एक चीज देखिएगा आप, ये देखिएगा HARNE आ रहा, ठीक है। ये जो AR है इसका मतलब होता है आर्मी, आर्मी होता है इसका मतलब। NESS का मतलब होता है नेस्ट, आई समझ में बात। नेस्ट का मतलब होता है घोंसला, घोंसला कैसे लिखा जाता है, जैसे भी लिखा जाता है लिख लेना, घोंसला। अच्छा नेस्ट का मतलब घोंसला क्या होता है, जब कोई पक्षी अपने घोंसले में बैठता है जाके, तो चारों तरफ से वो सिक्योर फील करता है, तो घोंसले का मतलब कवच, आर्मी का कवच, ठीक है। आर्मी का मतलब कोई भी आर्मी का सोल्जर है, कोई भी है, उसका मान लीजिएगा कवच है ना, कवच। तो वो कवच कब पहनता है, मान लीजिएगा इसका सोनाथ का छोटा वाला है, आर्मी में है, तो वो हमेशा कवच पहने रहेगा, वो हमेशा वो रस्सियाँ अपने शरीर पे बांधे रहेगा, वो हमेशा अपने सर पर हेलमेट टाइप कुछ चीज़ पहने रहेगा, वो एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहने रहेगा, वो जूते टाइट करके पहने रहेगा, वो क्या पीछे रस्सियाँ बांधे रहेगा, वो जंगलों में जा रहा है तो वो लंबी लंबी जो लेदर की रस्सी टाइप होती हैं, जो पट्टी होती हैं, वो चारों तरफ अपने आप को बांधे रहेगा। क्या वो हमेशा ऐसे रहता है? नहीं। क्या वो जब सोने जाता है तो वो भी उसी तरह के वो कपड़े पहने रखता है? नहीं साहब, ऐसी कैसी बात कर दी आपने। जब वो सोने जाता है तो इत्मीनान से सब कुछ मतलब ख़त्म करके उतार के वो तब सोता है। लेकिन वो जो पहने रहता है वो सारी चीज़, तो उसका क्या संकेत है? जब वो चीज़ें पहने रहता है तो उसका ये संकेत है वो कुछ करने जा रहा है, वो किसी काम को करने जा रहा है, शायद लड़ने जा रहा है या कहीं पर वो ट्रेनिंग के लिए जा रहा है। उसी तरह आपने घोड़े को देखा होगा, जब घोड़े को सब कुछ पहना देते हैं, उसकी काठी उस पर लगा देते हैं, उसकी नाथ बना देते हैं, उस पर
तालू लगा देते हैं तलवों पे, और जब उसे बिल्कुल उस पर सब कुछ चलाने का जो वो होता है उसका रीन वो लगा देते हैं, और फिर उसके ऊपर आदमी बैठता है, फिर वो तैयार हो जाता है चलने के लिए। तो वो स्थिति क्या होती है कि वो काम पे लगने जा रहा है। तो वो जो पट्टियाँ होती हैं, वो जो चमड़े की पट्टियाँ होती हैं लेदर की, उन्हें हार्नेस कहा जाता है। मतलब साज सज्जा, चाहे वो आर्मी के किसी सोल्जर की है या घोड़े की है ना, या किसी बंदर की है, बंदर को भी पहना देते हैं, पूरी अच्छे से तैयार कर देते हैं। तो उसका क्या इशारा जा रहा, उसका इशारा ये जा रहा कि हार्नेस को इंसान तभी पहनता है जब वो काम पे लगने जा रहा है, काम पे। तो काम को संकेत करता है, यानी कि वर्क को जब वो संकेत दे रहा है, तो इसका मतलब होगा कि हार्नेस का मतलब कहीं ना कहीं काम से है। तो अगर कोई आदमी मरा, कब? हार्नेस में। हार्नेस का मतलब काम करते वक्त मरा, तो वो काम करते वक्त मरने से उसका एक भावात्मक अर्थ निकल गया है यहाँ पर, जो एक तरह का फिगरेटिव मीनिंग है। तो फिगरेटिव मीनिंग के हिसाब से सीज टू लाइफ, ये कोई मीनिंग नहीं जा रहा। डाइड ऑफ डिजीज, ये कोई मतलब नहीं जा रहा। डाइड ऑफ हिज कंट्री, अपने देश के लिए मर गया, ये कोई मतलब नहीं जा रहा। डाइड वाइल वर्किंग, काम करते हुए मर गया, तो इसका मतलब ये आंसर आपका हो गया। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री है, वो प्रधानमंत्री की जॉब कर रहे हैं, मतलब हमेशा अपने प्रधानमंत्री का काम पे अपने उनका काम है, और उस टाइम पे वो एक्सपायर हो जाएं। जैसे कुछ थे ऐसे, जैसे कि राजीव गांधी थे, तो वो शायद प्रधानमंत्री ही थे जब वो एक्सपायर हुए, तो ही डाइड इन हार्नेस, यानी कि जॉब के दौरान ही मर गए वो, काम करते करते। ऐसा नहीं रिटायरमेंट ले लिया हो, मतलब पदस्थ जब थे वो, पदासीन थे जब, तभी वो एक्सपायर हो गए। तो आपका आंसर हो गया बच्चों डी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। ऑल हिज स्कीम्स एंडेड इन स्मोक, सारी की सारी इसकी स्कीम थी वो धुएं में अंत हो गई। तो धुएं में अंत होने का मतलब क्या है? धुआं जो होता है वो किसी भी चीज़ का वेस्ट होता है। देखो फैक्ट्री में से धुआं निकलता है, प्रोडक्ट निकलता है, और वो पैकेजिंग में चला जाता है, पैक्ड हो जाता है। धुआं पैकिंग में नहीं जाता, धुआं बाहर निकल जाता है। धुआं हो गया या उसका वेस्ट मटेरियल हो गया, वो हमेशा ऊपर चला जाता है। तो वो वेस्ट चीज़ है जिसको हम एब्जॉर्ब नहीं कर रहे, जिसको हम किसी यूज में नहीं ला रहे। तो इससे मतलब क्या जाता है कि कोई चीज़ अगर धुएं में जाके अंत हो रही है तो समझ लीजिएगा उसका कुछ फायदा नहीं मिल पाया मुझे, इसका मतलब वो बेकार गई। तो बेकार जाने से कुछ मतलब होगा। केम टू नथिंग, गोट ऑन फायर, बर्नट अप, अट्रैक्ट एवरीबडी। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आंसर हो गया आपका बच्चे केम टू नथिंग, यानी कि नथिंग की तरफ आ गई, यानी कि एंड हो गई स्मोक में। नेक्स्ट पे आए, द यंग बॉय वॉज किकिंग हिज हील्स इन स्पाइट ऑफ हिज मदर्स स्टर्न वार्निंग। स्टर्न का मतलब जानते हो आप? स्टर्न का मतलब होता है बच्चों, स्टर्न का मतलब होता है मैं लिख देता हूँ। स्टर्न का मतलब होता है सख्त। वो क्या आपका वर्ड है? सख्त। स्टर्न में STR, ST वाले वर्ड हमेशा सख्ती को बताते हैं, सख्ती को। जैसे कि ST से स्ट्राइड बना, स्ट्रक बना, स्ट्राइक बना, स्ट्रोक बना, स्ट्राइफ बना, स्ट्रगल बना, स्ट्रेफ बना, स्ट्राउट बना, स्टाउट बना, स्ट्रेन बना, स्ट्रेस बना। बहुत, मतलब मैं बोलता चला जाऊँगा, आप सुनते चले जाना, बहुत होते हैं। तो अब यहाँ पर क्या मतलब है? सख्त वार्निंग, सख्त, उसकी माँ की सख्त वार्निंग के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ, यंग बॉय क्या कर रहा था? अपनी हील को किक कर रहा था, जमीन पे हिल मार रहा था। तो ये जमीन पे हिल मार रहा था, तो ये नॉर्मल अर्थ थोड़ी है, कुछ और अर्थ छिपा है इसके बीच में, कुछ और कहना चाह रहा है इसके पीछे, यानी कि ईडियम जरूर है। ईडियम हमेशा एक पिछला अर्थ लेके चलती है। तो साहब वो क्या होगा उसे देखते हैं। तो इसका मतलब होता है जब हम किसी का इंतज़ार कर रहे होते हैं, जैसे मैंने कह दिया, रामनाथ के छोटे वाले ने कहा कि बस तू रुक जा, 10 मिनट में पहुंच रहा हूं मैं। अब तुम उसका इंतज़ार कर रहे हो, तुम, वो आया नहीं, 10 मिनट करके उसने 1.5 घंटा निकाल दिया। ऐसे ही, ऐसा करके निकल भी जाता है 1.5 घंटा। अगर वो ये कह देता ना कि 1.5 घंटे बाद आऊँगा, तो ये ना रुकने वाला था, ये तो अपने घर चला जाता। मैं तो ना रुक रहा 1.5 घंटे के लिए यहाँ, लेकिन 10-10 मिनट करके वो रुक जाता, तो वो रुक गया। तो इतने वो क्या कर रहा, बैठा खड़ा खड़ा सड़क पे पीछे एड़ी मार रहा, कहीं उसमें पत्थर मार दी एड़ी,
कहीं वो पत्थर पड़ा था, जूता अपना लेदर का पहन रखा, मारा, किक मारी, गया पत्थर दूर। तो इसका मतलब ऐसे होता है कि किसी के इंतजार में हम टाइम फोड़ते हैं। टाइम फोड़ना, जैसे कहते हैं ना, हाँ मैं यहाँ टाइम फोड़ता रहूँ, हैं तू अपने मजे मार रहा है, 1.5 घंटा तूने लगा दिया, मैं कब से टाइम फोड़ रहा हूँ। तो कब से टाइम फोड़ रहा हूँ का मतलब होता है टाइम वेस्ट करना किसी के इंतजार में। तो हम गाँव में कहीं भी ऐसे बोल ही देते हैं, हाँ मैं मतलब मैं टाइम फोड़ूंगा वहाँ, तू तो अपने मजे मारी है, तू मैं टाइम फोड़ूंगा। हाँ अबे यार देख, समझ ना कर, तू समझा कर भाई। अरे समझ लिया मैं। तो टाइम फोड़ना, टाइम फोड़ने का मतलब आप समझ जाओ, ये अपना देसी मतलब है। प्लेइंग हैप्पीली, ये मीनिंग नहीं जाएगा। किकिंग समवन, अच्छा एक बात तो जो हमेशा ध्यान रख लो, जब भी ईडीएम आए तो उसका लिटरल मीनिंग के हिसाब से कभी आंसर मत लगाना। लिटरल मीनिंग के हिसाब से, लिटरल मीनिंग तो यही है ना कि किसी को मतलब किक मारना। तो जो मीनिंग शाब्दिक होगा, शाब्दिक मीनिंग के हिसाब से अर्थ मत देखना, बस इतना ध्यान रखना। छिपे हुए मीनिंग के हिसाब से अर्थ देखना। तो तुम्हारा एक आध ऑप्शन तो वही निकल के आएगा जो शब्द के हिसाब से मीनिंग बना के ऑप्शन दिया होगा। तो ये ऑप्शन वही दिया है जो शब्द के मीनिंग के हिसाब से दिया। किक माने किक मारना ही, तो ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। पासिंग ए जेस्चर ऑफ डिसरेस्पेक्ट, जेस्चर माने इशारा, जेस्चर माने इशारा। किस चीज का? किसी चीज के अपमान का इशारा पास कर रहे हो, वो करते हुए, ये मीनिंग नहीं है। वेस्टिंग टाइम आंसर। अब आ जाइएगा अगले पे। फातिमा फेल्ट दैट शी हैड बीन मेड अ स्केपगोट फॉर हर सन्स इनकॉम्पिटेंस, यानी कि उसके लड़के की अक्षमता के लिए फातिमा ने महसूस किया कि शी हैड बीन मेड अ स्केपगोट, यानी कि फातिमा ने महसूस किया कि वो अपने लड़के की अक्षमता के लिए बलि का बकरा बनाई गई थी। तो इसका मतलब होता है बलि का बकरा। क्लियर बेटा? स्केपगोट का मतलब होता है बलि का बकरा। बलि का बकरा को मतलब किसी चीज का उपयोग में लाया जाना गलत तरीके से। तो इसका छोटा सा ये वोकैबुलरी वर्ड है, इसे क्या ज्यादा बताना। आंसर हो गया फोल गाय। फोल गाय, ऐसा बंदा कोई जो मतलब गलत तरीके से यूज में लाया गया है, तो फोल गाय हम उसे बोल सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अरे PQRS आ गया भैया, अब थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा सही से हो जाओ। चलिएगा साहब, तो आपका आ गया PQRS। चलिएगा, PQRS में होता क्या बच्चों, पहले आपको एक चीज देखनी पड़ेगी। दो चीजों का हमेशा ध्यान रखना, क्वालिफायर और क्वालिफाइड, और कनेक्टर और प्रोनाउन। प्रोनाउन में स्पेसिफिकली शी, ही, इट, दे। इन चीज़ों का गौर करना आपको, ये ध्यान रखना जो मैंने बात बताई। क्वालिफायर वो होगा जो क्वालिफाई करेगा, क्वालिफाइड वो होगा जिसे क्वालिफाई किया गया होगा। आई बात समझे? आ जाओ। A lot of people simply dump their rubbish। एक्चुअल में इसमें है क्या बच्चों, एक से शुरू करा है, मतलब 1 से शुरू करा है, 6 तक गए हैं। 1 और 6 पहला और लास्ट के सेंटेंस हैं। इनके बीच में 4 सेंटेंस दिए PQRS। इन सेंटेंसेस को इस तरह से अरेंज करना है कि पहले को और लास्ट को पहले को ध्यान में रखते हुए पैसेज शुरू हो जाए और लास्ट को ध्यान में रखते हुए एस या कोई सा भी सेंटेंस उससे पहले आए। तो हमें इन्हें अरेंज करना है। अरेंज इस तरह से करना है कि एक अच्छा सा मीनिंग चला जाए। कैसे? जैसे मैं कहूं रमेश की शादी मुंडाखेड़ी में हुई। रमेश सोनाथ का लड़का है।
रमेश 1987 में पैदा हुआ। अब इसको अरेंज करना है आपको। तो एक बात तो बिल्कुल समझ में आ गई कि अगर क्रम में चलें तो रमेश की जो शादी हुई है वो सेंटेंस बाद में आना चाहिए। रमेश किसका लड़का है वो पहले आ जाना चाहिए। रमेश पैदाइश कब हुई वो बीच में आ जाना चाहिए। तो इस ऑर्डर में हम एक तरह से PQRS को कहते हैं, जिन्हें इंग्लिश में रीअरेंजमेंट कहा जाता है। मतलब दोबारा से अरेंज करना ताकि वो मीनिंग निकल पाए जिस मीनिंग को तोड़कर हमने इन सेंटेंसेस पैसेज को बिगाड़ा था। मतलब सेंटेंस से वो जो पैसेज है वो बिगाड़ दिया, उसकी लाइन इधर उधर कर दी। अब उन लाइन को तुम्हें इस तरह से अरेंज करना, जैसे रूब्रिक क्यूब होता है, इस तरह से अरेंज करना है कि वो मीनिंग दोबारा से निकलने लगे। तो चलिएगा, उसके लिए कुछ तरीके हैं। पहली चीज, पहले हम इसे पढ़ते हैं। अ लॉट ऑफ a lot of people simply dump दिख रहा होगा बच्चों, simply dump, a lot of people simply dump their rubbish। रविश का मतलब क्या होता है? कूड़ा। रविश माने कूड़ा। इन ओपन बिन्स, बिन्स माने कूड़ेदान, ठीक है, बिन्स। तो अ लॉट ऑफ पीपल का मतलब है कि बहुत सारे लोग सामान्यतः, डंप माने फेंकना, डंप माने फेंकना, डंप का हिंदी लिख लेना कहीं पर भी, फेंकना, फेंकना। फेंकने का मतलब होता है बच्चे डिस्पोज करना। यहां पर डिस्पोज भी हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। DISPOSE, डिस्पोज भी हो सकता है। ये वाला वर्ड डिस्पोज माने फेंकना होता है, इसी से वर्ड बनता है डिस्पोजल। कहते हैं अब भैया हमें तो तुम पानी डिस्पोजल में दे दो, देखो रे हम तो, हमारा व्रत है, हम ना पीते इसमें, ठीक है। तो ऐसे हम बोल देते हैं डिस्पोजल में AL लगा दो तो वो चीज़ हो जाती है जिसको हम फेंक सकते हैं। लॉट ऑफ पीपल सिंपली डंप देयर रबिश इन ओपन बिन। अधिकांश लोग जो उनका कूड़ा है वो खुले जो डस्टबिन होते हैं उनमें आमतौर पर फेंक देते हैं, ठीक है साहब। अब ये वाले सेंटेंस शुरू हो गया। अब इस वाले सेंटेंस से सबसे वो वाला सेंटेंस देखना है आपको जो सबसे ज्यादा इस सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा हो, मतलब इस सेंटेंस की सबसे पहले बात बताए। जैसे कि रामफल की शादी हो गई कविता से, तो रामफल की शादी कविता से हो गई। अब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो, और रामफल के बाबा का नाम है सोनाथ, तो हम रामफल को पहले सोनाथ से कनेक्ट करें या रामफल की बीवी का रिलेशन सोनाथ से दिखाएं? तो रामफल का दिखाएंगे ना, जो ज्यादा करीब होगा। तो रामफल उसका लड़का है ना सोनाथ का। तो वैसे ही ये जो सेंटेंस है इसका डायरेक्ट रिलेशन दिखाना हमें, जो सबसे ज्यादा इसके करीब होगा। अब इसमें दूसरे में P में गया, ऑल सोर्ट्स ऑफ डिजीजेस आज आर कैरीड बाय द फ्लाइज। फ्लाइज का मतलब वो कीड़े जो उड़ते हैं। फ्लाइज का मतलब जैसे मक्खी, भुनगा, मच्छर, इन सबको फ्लाइज कहा जाता है क्योंकि ये उड़ने का काम करते हैं। आप ये देखिएगा पहले वाले सेंटेंस में क्या फ्लाइज का कहीं जिक्र हुआ? एकदम तुरंत उठा कर रख दिया फ्लाइज को। इसका मतलब ये हो गया कि पहले वाले सेंटेंस में भाई उसने लोग कूड़ा फेंक देते हैं, कहीं उसने जिक्र करा कि कोई फ्लाई भी होता उससे, या फ्लाई वहां देखा किसी ने, या फ्लाई वहां पाए जाते हैं, कोई जिक्र नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला सेंटेंस और ये वाला सेंटेंस एक दूसरे से बहुत बहुत दूर है। ये सोनाथ है, ये रामफल की घरवाली है, ये इतना सेंटेंस, ये सोनाथ है, ये रामफल की घरवाली है। अब रामफल की घरवाली और सोनाथ के बीच में रामफल तो लाओ, रामफल तो दिख ही नहीं रहा। रामफल पहले है इसका लड़का, रामफल तुमने बताया नहीं, पहले सोनाथ की घरवाली का जिक्र करने लगे, मतलब रामफल की घरवाली का। तो आप पहले भैया उसकी जो रामफल का बाप सोनाथ है उसकी लड़के की वाइफ को मत कनेक्ट करो, पहले रामफल का इंट्रोडक्शन करवाओ कि ये रामफल जो सोनाथ के लड़के। रामफल अभी तक नहीं दिखा कुल मिलाकर। तो इसका मतलब इस सेंटेंस और इस सेंटेंस के बीच में एक सेंटेंस और आना है। इसका मतलब इस सेंटेंस के बाद ये सेंटेंस पहला नहीं होगा क्योंकि इसमें फ्लाइज आ गया,
फ्लाइज आने से का मतलब हो गया कि हमने फ्लाइज तो कहीं इस वाले सेंटेंस में सुना ही नहीं, अचानक से कैसे जिक्र कर दिया फ्लाइज का। इसका मतलब फ्लाइज का जिक्र कहीं और हुआ है, तो वो वाला सेंटेंस इस वाले सेंटेंस से पहले होगा। तो मैं इस वाले सेंटेंस को पहले नंबर पे नहीं रख सकता PQRS में। तो एक अब ऑप्शन पे चले जाओ आप कि P से जो भी शुरू हो रहा होगा वो पहला सेंटेंस नहीं होना चाहिए। एक इसमें P नहीं है, इसमें P नहीं है, चलो किसी में भी P नहीं है, ठीक है, ये बात तो चलो क्लियर हो गई कि इसमें, लेकिन ये आपको अप्रोच अपनानी पड़ेगी कि P किस में है। अगर P से शुरू हो रहा होता ना सेंटेंस तो वो नहीं होता। अब आते हैं देन दे कम इनटू द हाउस एंड इनफेक्ट अनकवर्ड फूड। ये बताओ, ये प्रोनाउन आ गया, मैंने बात करी थी यहाँ पर, ये देखिएगा प्रोनाउन की दे की ये बात करी थी, तो देखो प्रोनाउन आ गया। अब जब प्रोनाउन आ गया है तो आप ये बताइएगा मुझे कि ये जो दे आ रहा है, ये दे किसके लिए यूज हुआ है? फ्लाइज के लिए हुआ, नहीं हुआ फ्लाइज के लिए? अरे कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, फ्लाइज के लिए यूज हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फ्लाइज का प्रोनाउन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दिस रबिश द फ्लाइज ब्रीड एंड मल्टीप्लाई, इसमें भी फ्लाइज आ गया। चलिए आगे चलते हैं। सच केयरलेसनेस इनवाइट्स फ्लाइज टू द रबिश, चलिए एक ही होगा। अब ये जो सच केयरलेसनेस है, इसका मतलब है ऐसी लापरवाही। भैया कैसी लापरवाही है ये तो बता दो मुझे तुम। P वाले में देखना कहीं लापरवाही की बात हुई है क्या? ऑल सोर्ट्स ऑफ डिजीज आर कैरिड बाय द फ्लाइज, सारी की सारी बीमारियां इन फ्लाइज से कैरी होती हैं, चलती हैं, इसमें तो कोई लापरवाही नहीं है। देन दे कम इनटू द हाउस एंड इनफेक्ट अनकवर्ड फूड, वो हाउस में आती हैं और अनकवर्ड फूड को वो इन्फेक्ट करती हैं, इसमें भी कोई लापरवाही की नहीं है, उनकी तो बात ही नहीं हो रही। इन दिस रबिश द फ्लाइज ब्रीड एंड मल्टीप्लाई, इस कूड़े में जो मक्खी मच्छर हैं वो ब्रीड करते हैं, पैदा करते हैं बच्चों को, और मल्टीप्लाई और कई गुना दर से वो बढ़ जाते हैं, इसमें भी कोई लापरवाही नहीं है। लापरवाही है कि जो लोग हैं ना, जो आमतौर पर रबिश को ओपन उसमें फेंक देते हैं, एक्चुअल में तो भैया रे ये है लापरवाही। सही में बताऊं आपको तो लापरवाही ये करिए, ये जो एक्शन करा ना फेंकने वाला डस्टबिन में, ये है लापरवाही, ये लापरवाही नहीं करनी चाहिए थी। तो एक्चुअल में सच का मतलब ऐसी वाली, ये कैसी वाली? ऐसी वाली। जब कंजंक्शन आप पढ़ते हो सच, तो याद रखना कंजंक्शन का मतलब होता है कनेक्टर। तो ये जो मैंने जिक्र करा ना, ये कनेक्टर, इसका मतलब होता है कंजंक्शन। तो यहाँ सच जो है, सॉरी सच जो है कंजंक्शन नहीं है, कनेक्टर है एक तरह का, लेकिन कंजंक्शन नहीं है, कनेक्टर भी कंजंक्शन ही होते हैं। तो सच जो है ये इस पूरे सेंटेंस को दिखा रहा है कि ऐसी, कैसी? ऐसी। तो सच यानी कि एस, पहले नंबर पे आपका आना चाहिए एस। एस कहाँ कहाँ रहा? एक तो इस ऑप्शन में और एक इसमें। आंसर ये कट गया, आंसर ये कट गया। अब आते हैं ए पे और डी में। एस के बाद आ रहा है एक में पी और एक में आ रहा है आर। क्लियर? अब आप एक चीज देखिएगा, इसमें है सबसे छठे ऑप्शन पे देखिएगा, सच फूड है। सच फूड है कि नहीं है? है सच फूड, ठीक है। अब ये जो सच फूड है, ऐसा फूड, यानी कि इस सच फूड से पहले आपको जो रखना होगा वो आपको चुनना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं हम, सच केयरलेसनेस हो गया, यानी कि एस से शुरू हो गया सेंटेंस। एस के बाद इसमें तो पी दिया है और एस के बाद इसमें आर दिया है। पी और आर पे देख लेते हैं कि पी और आर एस के कितने नजदीक हैं। तो पी में गए ऑल सोर्ट्स ऑफ डिजीज आर कैरिड बाय द फ्लाइज, और आर पे गए इन दिस रबिश द फ्लाइज ब्रीड। तो ये जो सच केयरलेस इनवाइट्स है, इसने क्या करा? इन दिस रबिश द फ्लाइज ब्रीड एंड मल्टीप्लाई, ऑल सोर्ट डिजीज आर कैरिड बाय द फ्लाइज। आप एक चीज देखिएगा कि ये जो आर है, इसमें ये देखिएगा रबिश दिया था यहां पर, रबिश, ठीक है। अब इस पूरे सेंटेंस को बताया था इस सच केयरलेसनेस ने। अब इस पूरे सेंटेंस में भी रबिश को बता रहा है ये वाला सेंटेंस। आ रही बात समझ में? इन दिस रबिश, कि इस रबिश में पहले तो बताया सच केयरलेसनेस, कैसी केयरलेसनेस कि ये जो फेंक देते हैं, उसके बताया इन दिस रबिश, कौन सी रबिश? ये जो इन्होंने काम करा था दियर रबिश वाला, इस रबिश को कह रहा। इसमें जो है फ्लाइज ब्रीड कर जाते हैं, भाई कूड़े में उन्होंने फेंका। ये वाली जो केयरलेसनेस है कि भाई फेंकना गलत बात है,
उसमें भी रविश जो वर्ड है उसको डिस्क्राइब करा इसने, तो ये वाला जो सेंटेंस है वो इसको क्वालिफाई करने लगा, तो ये क्वालिफायर हो गया। तो एस के बाद आना चाहिए आपका आर, इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा, आंसर हो गया, बस बात खत्म। तो आपको ये कनेक्ट करने पड़ते हैं बार बार, जितनी प्रैक्टिस कर, अगर आपने 100 कर लिए, 100 सेंटेंस कर लिए, 100 PQRS कर लिए तो इजी हो जाता है आपके लिए। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, मदुराई इज अ हिस्टोरिकल प्लेस। मदुराई दिख रहा होगा, मदुराई इज अ हिस्टोरिकल प्लेस, सही है साहब। मदुराई कोई जगह है, उसे बताया कि वो भाई ऐतिहासिक इंपॉर्टेंट प्लेस है। चलो साहब, अब वो मदुराई के बारे में बताएगा कुछ ना कुछ जानकारी, या फिर वो बताएगा प्लेस के बारे में या हिस्ट्री के बारे में कुछ बताएगा। मतलब आपको इस सेंटेंस में मुख्य शब्द चुन लेने हैं जिनके बारे में आगे वो डिस्कस करेगा। पहले सेंटेंस पे आ जाते हैं पी पे, बिसाइड्स ऑल दीज द चित्रा फेस्टिवल अट्रैक्ट्स विजिटर। बिसाइड्स का मतलब होता है इसके जो कोई भी चीज है, जैसे कि उसके अतिरिक्त, है ना, उसके अतिरिक्त। अब आप एक चीज देखिएगा, ऑल दीज, इसमें ऑल आ रहा और ये दीज आ रहा। ये दीज का मतलब होता है ये कौन से। इस सेंटेंस के बाद अगर मैं इस सेंटेंस को रख दूं तो इस सेंटेंस में ये कह रहा, यानी कि अगर इसके तुरंत बाद ये रख दिया तो ये दीज जो है वो इस सेंटेंस में किसके लिए यूज हुआ। क्या इसमें कहीं पर बहुवचन आ रहा, क्योंकि दीज तो बहुवचन के लिए यूज होता है। मदुराई एक वचन है, प्लेस एक वचन है, तो इसमें इसके लिए तो नहीं आ सकता। इसका मतलब वन के बाद तुरंत पी नहीं आएगा, तो वो वाला ऑप्शन कट कर दो जो पी से शुरू हो रहा है। पी से शुरू हो रहा है आपका सी ऑप्शन, ये कट कर दीजिएगा आप, चलेगा। एक चीज कट हो गई, ठीक है। अब हम आते हैं आगे, क्या पी सबसे लास्ट हो सकता है? पहला तो नहीं हो सकता। क्या पी सबसे लास्ट हो सकता है? Besides all these, चित्रा फेस्टिवल अट्रैक्ट विजिटर्स ड्यू टू ऑल दीज फैक्टर्स, मदुराई इज ए पॉपुलर टूरिस्ट। चलो वो तो चेक करते हैं, हमें नहीं कंफर्म हो पा रहा है कि ये हो सकता नहीं हो सकता। बाकी सेंटेंस को देख लेते हैं। मदुराई के बारे में सबसे करीबी, ये तो नहीं हुआ। इन तीन में से कौन सा है इस मदुराई सेंटेंस को सबसे नजदीक से बताने वाला, यानी कि कनेक्ट करने वाला, जो इसके बारे में तुरंत बताएगा कि अगली जानकारी क्या है। इट हैज द फेमस मीनाक्षी टेम्पल। भाई इट किसके लिए यूज हुआ है? मदुराई के लिए। अच्छा, अगले आर में ऑल्सो आ रहा। ऑल्सो कब आता है? ऑल्सो एक एडवर्ब होता है। ऑल्सो तब आता है जब पहले एक चीज बताई जा चुकी है। जैसे मैं एक अच्छा लड़का हूं, मैं एक अच्छा लड़का, मैं ऐसे कहूं जैसे मैं एक अच्छा लड़का हूं और मैं एक अच्छा टीचर भी हूं। मान लीजिए आप ऐसे कह रहे हो, ठीक है। मैं एक अच्छा किसान हूं, मैं एक अच्छा स्टूडेंट भी हूं। तो जो भी है ऑल्सो, ये तब आता है जब इससे पहले कोई एक सेंटेंस आ चुका होता है। वरना ऑल्सो एकदम से किसी खूबी को नहीं बताता पहली बार में। कभी आप पहले ऐसे तुरंत मैं आपसे पूछूं, हाँ जी टेल मी अबाउट यू, तो आप क्या ऐसे बताते हो, मैं एक अच्छा आदमी भी हूं? भाई आप बताओगे कि सर मैं एक अच्छा बोलने वाला हूं, एक अच्छा शिक्षक हूं और मैं एक अच्छा आदमी भी हूं। तो पहले एक सेंटेंस बोलोगे आप कि मैं अच्छा ये हूं और उसके बाद ये भी हूं। तो भी तभी आएगा जब पहले कुछ चल चुकी है चीज। तो ऑल्सो वाला सेंटेंस मदुराई के बाद तुरंत नहीं आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? नहीं। यानी कि ये सेंटेंस है, द प्लेस इज ऑल्सो फेमस फॉर द जैस्मिन फ्लावर। भाई इसमें बताया मदुराई इज ए हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट प्लेस। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट प्लेस है, क्यों है इंपॉर्टेंट प्लेस? वो फैक्टर गिनवाओ ना। वो फैक्टर जब गिनवाने आप चलोगे तो उसमें 3-4 फैक्टर आ सकते हैं। एक आ सकता है, 2 आ सकते हैं, 3-4 आ सकते हैं। उन 3-4 में भी पहला गिनवाने के बाद जब दूसरा गिनवा रहे होगे या तीसरा गिनवा रहे होगे तो दूसरा या तीसरा ऑल्सो लेके चलेगा। पहला तो आना चाहिए ना। तो पहला ये भी नहीं आ सकता, पहला ये भी नहीं आ सकता क्योंकि ऑल्सो आ रहा। तो पहला कौन सा आ सकता है फिर? इट हैज द फेमस मीनाक्षी टेम्पल। तो आपका जो क्यू होगा ये आपका पहले नंबर पर आ जाएगा। तो आंसर में देखिएगा क्यू सबसे एक ही ऑप्शन में है इसमें। आप देखो, चेक करके देखो आप। मदुराई इज अ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट प्लेस।
इट हैज, इट किसके लिए यूज हो गया, मैंने कहा प्रोनाउन का जरूर ध्यान रखना। देखो यहां लिखवाया था प्रोनाउन, ये रहा इट लिखवाया था, नहीं लिखवाया था। तो इट जो होता मदुराई के लिए यूज हुआ, ठीक है। इट हैज द फेमस मीनाक्षी टेम्पल। अब इसके साथ साथ क्या है, ऑल्सो का रखना। अब ये रखूं कि ये रखूं, कोई सा भी सेंटेंस, क्योंकि ऑल्सो दूसरे नंबर पे आ सकता, तीसरे पे आ सकता, चौथे पे आ सकता, पांचवे पे आ सकता। जैसे मैं कहूं आई एम अ टीचर, ये मैंने एक वाक्य लिखा। अब मैं आगे लिखूंगा आई एम ऑल्सो अ फार्मर, या मैं ऐसे कर दूं आई एम अ फार्मर ऑल्सो, ठीक है, ये लिख दिया। आगे लिख दिया आई एम एन हस्बैंड ऑल्सो, ये लिखते चले जाते ना आप। मान लीजिए ऐसे लिख रहे हो आप ऑल्सो, ये एडवर्ब होता है ना, एक तरह का एडवर्ब का काम कर जाता है। तो या ये एक तरह का एडजेक्टिव का भी काम कर जाता है, ठीक है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो ये आपका कौन से सेंटेंस, देखो पहले सेंटेंस में नहीं आया, दूसरे में भी आ सकता, तीसरे में आ सकता, यानी कि मदुराई वाले सेंटेंस ने शुरुआत करी। अब इसकी खूबी गिनवाओ, कौन सी खूबी है इसमें, तो एक खूबी गिनवा दी आपने, इट हैज अ मीनाक्षी टेम्पल। अब अगला जो सेंटेंस है वो ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है, ठीक है। मीनाक्षी टेम्पल है, अच्छा मीनाक्षी टेम्पल के बारे में ये आर्किटेक्चर मार्वल भी रखता है। द प्लेस इज ऑल्सो फेमस फॉर द जैस्मिन फ्लावर, यानी कि ये जो प्लेस है, अब ये मीनाक्षी जो टेम्पल है ना, ये मीनाक्षी टेम्पल का जो मीनाक्षी टेम्पल के बारे में क्या डिफाइन कर रहा होगा, ये एक तरह का आर्किटेक्चरल, मतलब इसका मार्वल है। तो मीनाक्षी टेम्पल की जो चीज बनी है, बनावट है, उसको मार्वल बताया जाए तो क्यू के बाद क्या आ गया आपका, एस आ गया। फर्दर का मतलब साथ में या आगे, तो इस ये आ गया। अब उसके बाद द प्लेस, अब ये पूरे प्लेस की बात कर रहा, ये टेम्पल की बात नहीं कर रहा, पूरे प्लेस की। अब मदुराई के बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात आ गई कि द प्लेस इज ऑल्सो फेमस फॉर द जैस्मिन फ्लावर। तो मीनाक्षी टेम्पल से कनेक्टेड कौन सा वर्ड हुआ, मार्वल। तो क्यू के बाद तुरंत ऐसा आना चाहिए, ठीक है। तो ये जो आप बार बार चीज़ों को एक्सरसाइज करोगे ना, ये सीखोगे, तब एक डेढ़ महीने बाद आपका जो ये PQRS है, ये 5 नंबर का बिल्कुल आपसे ये समझ लीजिएगा आप, छूटेगा नहीं। इतनी बातें जान चुके हो आगे, मतलब इतना समझ जाओगे आप। तो आंसर हो गया आपका QSRP, ठीक है बच्चों। अगला जो है PQRS, इसे मैंने डिस्कस कर रहा, अगले से अगला नहीं कर रहा, ये आप अपने आप करना, क्योंकि एक्सरसाइज खुद से भी सीखा करो आप। सारी डिस्कस करूँगा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी लेकिन मैं हर प्रैक्टिस सेट में जरूर डिस्कस करा करूँगा ताकि आपकी एक्सरसाइज चलती रहे। एक हम PQRS का बैच भी बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये आपका एक प्रैक्टिस पेपर चल रहा, ये बैच रेगुलर बैच नहीं है, तो इसमें मैं सारी चीज़ें नहीं बता रहा PQRS के बारे में, बहुत सारी बारीकियाँ भी हैं अंदर, वो एक तरह से रेगुलर बैच में ही चल पाती हैं बच्चों, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट 35 तक PQRS है, हम आते हैं 36 पे क्वेश्चन पे, 36 पे। अब ये एक्टिव पैसिव है, हालांकि बहुत इजी है, जो एक आध टफ होगा उसे मैं डिस्कस कर लूँगा, लेकिन फिर भी सबको एकदम कर रहा हूँ। पहला है द रूम हैज़ बीन क्लीन्ड बाय जिल। जिल किसी आदमी का नाम है क्योंकि J कैपिटल में है। प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगा। जिल के द्वारा रूम को क्लीन किया गया है, यानी किसने किया है, जिल ने किया होगा। तो जिल हैज़ क्लीन्ड द रूम, कौन सा हो गया, जिल हैज़ क्लीन्ड हर, जिल इज क्लीनिंग। अच्छा एक बात बताइएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, तो ये तो कॉन्टिन्यूअस में आ गया, ये नहीं हो सकता। ये फ्यूचर में चला गया, ये नहीं हो सकता। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो गया, ये नहीं हो सकता। आंसर यही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। द बेंच हैज डिसमिस्ड द पिटीशन। बेंच का मतलब होता है बेटा खंडपीठ। खंडपीठ में जज बैठते हैं कई सारे, तो उसको हम बेंच बोल देते हैं, ठीक है। तो खंडपीठ ने डिसमिस कर दिया है याचिका को, पिटीशन माने याचिका, तो पिटीशन डिसमिस हो गई है। द पिटीशन हैज बीन डिसमिस्ड बाय द बेंच। बीइंग नहीं आ सकता क्योंकि कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, ये तो परफेक्ट में था। टेंस कभी चेंज नहीं होता, फिर से सुन लो, एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव में कभी भी टाइम नहीं चेंज होता, यानी कि टेंस नहीं चेंज होता।
ये टाइम तुमने टेंस चेंज कर दिया, आईएनजी कर दिया। यहाँ पर तुमने ये प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट कर दिया, ये गलत हो गया। ये और ये इनमें देखते हैं, हैज़ बीन डिसमिस्ड बाय द बेंच। अब आप इसे देख लीजिएगा, द पिटीशन हैज़ बीन, हैज़ के बाद बीन आ गया, डिसमिस्ड बाय द बेंच, आंसर हो गया सी। ठीक है, क्योंकि पिटीशन करता नहीं बना सकता मैं, ये तो एक्टिव हो गया ना सेंटेंस, एक्टिव तो दिया ही था, ये तो एक्टिव हो गया क्योंकि पैसिव की फॉर्म होती है बी प्लस क्रिया की थर्ड, इसमें बी की कोई फॉर्म नहीं आ रही, तो ये नहीं होगा। द मैनेजर हैज़ नॉट साइंड द चेक्स केयरफुली। केयरफुली एक तरह का एडवर्ब है, एडवर्ब जहां पड़ा है वहीं पड़ा रहने देना। छिड़ते हैं कर्ता और ऑब्जेक्ट, पैसिव से एक्टिव, एक्टिव से पैसिव में जाते वक्त सिर्फ नाउन ही या प्रोनाउन को ही चेंज किया जाता है, एडवर्ब को छेड़ा नहीं जाता। एडवर्ब जहां पड़ा है वहीं पड़ा रहने दो। अब आए तो अब आपको ये साइन का ऑब्जेक्ट ढूंढना है। द चेक्स हो गया, ये ऑब्जेक्ट मिल गया, उसे उठा के पलट दो, पलटी मारो इसकी। द चेक्स हैज़ नॉट बीन साइंड बाय द मैनेजर केयरफुली, एडवर्ब वहीं का वहीं रहने देना। द चेक्स हैज़ नॉट बीन, कहाँ गया है, कहाँ गया, हैव नॉट बीन सॉरी, साइंड केयरफुली बाय द मैनेजर। हैज़ नॉट, चेक्स के साथ ये नहीं हो सकता, चेक्स हैव नॉट, ये तो नहीं है, बाय द मैनेजर। तो आपका हो गया ये आंसर बी। ठीक है, चलो ये इजी इजी है, जल्दी बढ़ जाते हैं आगे। अब नेक्स्ट पे आए हम, नेक्स्ट है आपका द डॉग्स वर चेजिंग द गर्ल। द डॉग्स वर चेजिंग द गर्ल, यानी कि जो कुत्ते हैं वो लड़की के पीछे पड़े हुए थे। जब पड़ जाता है पीछे, आज तो भैया ए गिरवर, देखिए भैया बड़े मुश्किलों में आज मैं घर पे लगा हूँ आके, क्या हो गया रे, अरे वो ना उसका, इसका जो तुम्हारा रत्ना का कुत्ता है, हाँ वो बाहर जो बैठा रहा है चक्की के पास, वो जो पड़ा मेरे पीछे, मैं साइकिल को कैसे गिरा के भागा हूँ मुझे, अच्छा हाँ बड़ी मुश्किलों में बचा हूँ मैं आज, मेरे पीछे जो मुझे जो पीछे भागा है, मुझे दौड़ाया। चेज माने दौड़ाना, तो चेज माने दौड़ाना होता है बच्चों। डॉग्स वर चेजिंग द गर्ल, कुत्ते लड़की को दौड़ा रहे थे, यानी कुत्ते लड़की के पीछे पड़े थे। अब लड़की के पीछे पड़ाए गए, मतलब इस तरह से ये इस चेज का जो ऑब्जेक्ट है वो द गर्ल हो गया। द गर्ल पहले रख लो, वर बीन चेज्ड बाद में करके द डॉग्स बाय द डॉग्स कर दो। करता कौन है, जो एक्शन को कर रहा है, कुत्ते कर रहे हैं एक्शन, तो कुत्ते सब्जेक्ट हो गए, सब्जेक्ट को पीछे ले जाओ। तो द गर्ल, अच्छा ये चेजिंग आ रहा, आईएनजी आ रहा, टेंस नहीं बदलता, मतलब टेंस का मतलब है क्रिया की नेचर नहीं बदलती, क्रिया वैसी की वैसी रहेगी। आईएनजी यहाँ आ रहा तो आईएनजी वहाँ भी आएगा, पैसिव में भी। अब आईएनजी देख लो, इसमें कहीं आईएनजी नहीं आ रहा, इसमें कहीं आईएनजी नहीं आ रहा, इसमें आईएनजी है, इसमें नहीं आ रहा, आंसर ये हो गया। बस आप आईएनजी जरूर पहचान लेना, इसमें आईएनजी तो पैसिव में भी आईएनजी आएगा, आंसर सी। ही हैड कंप्लीटेड द वर्क, यानी कि उसने वर्क कंप्लीट कर लिया था, तो हैड कंप्लीटेड द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय हिम द वर्क। अब देखो ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये परफेक्ट हो गया, ये परफेक्ट हो गया, ये इंडेफिनिट हो गया प्रेजेंट का, तो आंसर होगा हैड आ रहा था, ये हो गया सी, आंसर हो गया। नेक्स्ट पे आ जाओ, कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस। परफॉर्म का ऑब्जेक्ट क्या है, कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस को डिफाइन कौन कर रहा है, कॉम्प्लिकेटेड वर्ड। कैसी कैलकुलेशन थी, कॉम्प्लिकेटेड थी, तो ये पूरा हिस्सा नाउन फ्रेज हो गया। नाउन या नाउन फ्रेज या नाउन इक्विवेलेंट क्रिया के ऑब्जेक्ट बनते हैं, पूरा का पूरा हिस्सा उठा के रखना, क्योंकि इसे इतने को मत छोड़ देना, क्योंकि अगर तुमने इसे कॉम्प्लिकेटेड को कैलकुलेशन तो उठा के ले गए यहाँ, कॉम्प्लिकेटेड तुमने यहाँ छोड़ दिया, तो भैया एडजेक्टिव तो अकेला पड़ गया, एडजेक्टिव का कहीं वजूद ही नहीं है अकेला। एडजेक्टिव हमेशा नाउन के साथ होते हैं, नाउन को बताने के लिए होते हैं, तो उठा लो, पूरा उठाओ। कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन कैन बी परफॉर्म्ड बाय द कंप्यूटर्स। कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन, देखो कैन आ रहा, मॉडल चेंज नहीं हो सकता, मॉडल वही का वही रहना। यहाँ कैन था तो कैन वाला ढूंढो बस, कैन वाला कहाँ है, इसमें नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, कैलकुलेशन कैन डी में है, बस। तो
मॉडल ढूंढ लिया करो आप, ज़्यादा टाइम, तुम्हारा टाइम बचेगा। अगर एक्टिव में मॉडल जो दिया है वही पैसिव में मॉडल ढूंढना है तुम्हें, बात खत्म हो गई। एक्टिव में जो मॉडल दिया है वही पैसिव में भी मॉडल होना चाहिए। नेक्स्ट है अ पोएम वॉज बीइंग रिटन बाय मी। अब देखो ये क्या है, आईएनजी आ रहा, एक्टिव में आईएनजी तो पैसिव में आईएनजी, पैसिव में आईएनजी तो एक्टिव में आईएनजी। इसमें आईएनजी है, इसमें आईएनजी है, इसमें भी आईएनजी, इसमें भी, तीनों में आईएनजी, चारों में आईएनजी निकला है यहाँ तो और कोई तरीका ढूंढो आप। अब वॉज बीइंग रिटन है ये, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं पैसिव दिया है क्योंकि बी की फॉर्म है, रिटन आ रहा, तो इसे शुरू में ले जाओ। आई कहाँ गया, सब में पहुंची आई। अच्छा ये वॉज बीइंग रिटन था, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इतना सेंटेंस उसमें था, कॉन्टिन्यूअस में, तो कॉन्टिन्यूअस में था तो अभी से कॉन्टिन्यूअस में वॉज था। तो वॉज किसकी फॉर्म होती है, बी की कौन सी फॉर्म होती है, सेकंड, यानी कि इंडेफिनिट। तो तुम्हें इंडेफिनिट सेंटेंस ढूंढना कहीं, इंडेफिनिट यहाँ तो नहीं है, ये तो हेड आ गया, ये इंडेफिनिट हुआ, मतलब इंडेफिनिट का मतलब इस हिस्से को नहीं चेक कर रहा मैं क्रिया की हेल्पिंग वर्ब को ही क्रिया समझ के मान रहा हूँ। तो ये पास्ट का इंडेफिनिट है, तो ये भी पास्ट के इंडेफिनिट में, यानी कि ये वाला आंसर हो गया आपका, हाँ ये आंसर हो गया सी। ठीक है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, बहुत तेजी से भगा करो। नेक्स्ट है वी एक्सपेक्ट दैट दे विल इलेक्ट हिम। हम उम्मीद करते हैं कि वो इसको इलेक्ट करेंगे। भैया ये थोड़ा सा सवाल सही है मामला, एक मिनट इसे मैं समझा दूं जरा। मैं एक सेंटेंस लेता हूं आपको, देखिएगा, वी एक्सपेक्ट दैट दे विल इलेक्ट हिम। हम आशा उम्मीद करते हैं कि वो उसे चुनेंगे। देखिए हम तो सिर्फ उम्मीद करते हैं, एक्चुअल में एक्शन जो करेगा वो दे करेगा। हम तो उम्मीद कर रहे हैं ना, एक्चुअल में जो एक्शन होगा वो दे के द्वारा होगा। एक्शन जो होना है मेन, वो दे के द्वारा होना है, चलेगा। तो दे तो है मेन सब्जेक्ट, लेकिन अब हम इसे इस तरह से ट्रीट करते हैं कि एक बार बताइएगा आप मुझे कि ये जो दिया है दे विल इलेक्ट, इतना, ये हिस्सा वी हो गया कर्ता, एक्सपेक्ट हो गई वर्ब। एक्सपेक्ट माने होता है उम्मीद करना। क्या उम्मीद करना, ये पूरा अगला हिस्सा उम्मीद करी जा रही है, तो ये एक्सपेक्ट का ऑब्जेक्ट हो गया पूरा का पूरा, पूरी क्लोज। तो एक्सपेक्ट की पूरी क्लोज ऑब्जेक्ट हो गई। एक्टिव पैसिव का क्या कहना, एक्टिव से पैसिव में जाते हैं तो क्या आपका कंसेप्ट होता है कि ऑब्जेक्ट उठाओ शुरू में, क्रिया बीच में, और उसके बाद सब्जेक्ट लास्ट में। तो ये पूरा उठा लो आप, दैट दे विल इलेक्ट हिम। ठीक है, अब ये इतना बड़ा सेंटेंस है, इतना बड़ा सेंटेंस तो मुझसे उठेगा भी ना, मैं तो छोटा सा बालक हूं। तो मैं क्या करूंगा, इसका हल्का रूप उठाऊंगा। और जब तुम किसी का हल्का रूप बनाना चाहते हो तो इस काम के लिए एक प्रोनाउन डिसाइड करा गया है। बहुत बड़ी चीज को आप छोटे से रूप से बता सकते हो। जैसे किसी का नाम है गिरवर मोहनदास, तो उसका नाम रख दो गिबा, गिबा गिबा कह दो, अब वो गिबा, तो वो छोटा सा नाम हो गया, हल्का सा नाम हो गया। तो अब जैसे कि ये पूरा का पूरा बहुत बड़ा है, तो इसके लिए एक इंग्लिश में प्रोनाउन बनाया जाता है जो बहुत बड़ी चीज सी दिख रही हो, और उसे कहते हैं हम बच्चों इट। क्या कहते हैं, इट। तो दैट दे विल इलेक्ट हिम, इसे इट कह दो आप। अब क्या हुआ सेंटेंस, बी एक्सपेक्ट इट। अब इट क्या है वो ब्रैकेट में लिख देना कि वी एक्सपेक्ट इट, ब्रैकेट में लिख देना। इट का मतलब दैट दे विल इलेक्ट हिम। तो मैं क्या करूंगा, अब इसका पैसिव बनाऊंगा, वी एक्सपेक्ट व्हाट इट, वी एक्सपेक्ट व्हाट इट। तो इट हो गया ऑब्जेक्ट, तो इसका पैसिव बनेगा इट, इट अब इज एक्सपेक्टेड बाई अस। अब अस में सब लोग आ जाते हैं, अस में तुम भी आ गए, मैं भी आ गया, और अस का मतलब होता है हम, यानी कि वी का मतलब होता है हम। वी का मतलब हमसे ये हो जाता है कि हम में तुम भी हो और मैं भी हूं और तीसरा आदमी भी, थर्ड पर्सन।
तो फिर जब सभी लोग हो गए तो कोई स्पेसिफिक नहीं हुआ इनमें से, तो भी तो जनरल बात हो गई, तो आपको अस लगाने की जरूरत ही नहीं है, इसे हटाओ। तो इट इज एक्सपेक्टेड, अब इट इज एक्सपेक्टेड लिख दिया, मैंने आपके सामने कह दिया इट इज एक्सपेक्टेड। अब तुम कह रहे हो सर इट क्या है, तो इट क्या है उसे आगे बता दो, तो अब सेंटेंस बनेगा इट इज एक्सपेक्टेड। अब ये जो इट है इसे यहां पे इंट्रोड्यूस कर दो, मतलब इट का इंट्रोडक्शन दे दो कि इट किसे कहा जा रहा है। इट इज एक्सपेक्टेड, क्या इट क्या था, दैट दे विल इलेक्ट हिम। अब इट की यहां पे इसे बता दो, दैट दे विल इलेक्ट हिम। सेंटेंस ये हो गया आपका पैसिव। इट इज एक्सपेक्टेड दैट दे विल इलेक्ट हिम। तो आंसर तो होना चाहिए साहब होना तो इसमें ये इट इज एक्सपेक्टेड दैट ही विल बी इलेक्टेड। तो अब इसमें ये ऑप्शन तो दिया ही नहीं इन्होंने, है ना, ये ऑप्शन दिया नहीं है, इट इज ये वॉज दिया है, तो ये तो नहीं हो सकता था क्योंकि वो प्रेजेंट में चल रहा है। ये हो सकता था लेकिन विल हैव बीन, ये टेंस ही चेंज कर दिया, ठीक है, ये नहीं हो सकता। इट इज एक्सपेक्टेड दैट दे वुड, एक बात ध्यान रखना, वुड नहीं आएगा यहाँ पर क्योंकि वो आपका मॉडल चेंज नहीं होगा, विल का वुड नहीं हो सकता कभी भी पैसिव में जाते वक्त, ये बात भी समझ में आई होगी आपको। तो अब इनमें तीनों में से तो कोई हो नहीं सकता, तो इट इज एक्सपेक्टेड दैट ही विल बी इलेक्टेड। अब एक काम इसने क्या करा आगे कि इतना तो रखा रहने दिया दैट तक, अब इसने इतने का और पैसिव दोबारा से बना दिया क्योंकि इसमें मेन मैंने बताया था कर्ता तो दे ही है ना, मेन कर्ता कौन है, दे। तो इसने क्या कहा कि इस कर्ता को इसको पैसिव बना दिया कि ही विल बी इलेक्टेड, तो इसने दैट ही विल बी इलेक्टेड, इसने इतना पैसिव बना दिया, इतने का पैसिव दोबारा से बना दिया क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि मेन कर्ता तो दे ही है, हम तो सिर्फ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो दे उसने मतलब उसको अगले हिस्से को दोबारा से पैसिव बना दिया। हालांकि सेंटेंस जहां तक मैंने बताया था वहीं तक ठीक था, लेकिन चूंकि ऑप्शन नहीं था तो ऑप्शन के अगले हिस्से मतलब इसके एक बार और पैसिव बनाकर मैं हमने ऑप्शन तक पहुंच गए, तो आंसर आपका डी हो गया बच्चों। वी सेंट अ मैसेज ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हर, वी सेंट अ मैसेज ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हर। अब मुझे बताओ कि इसमें एक्चुअल में ऑब्जेक्ट कौन सा है। देखो अगर मैं टू देखूं तो टू प्रेपोजिशन होती है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट होता है, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव में जाते वक्त जो संवेदनशील चीजें होती हैं वो कर्ता और ऑब्जेक्ट होते हैं, लेकिन किसके, क्रिया के। ये जो ऑब्जेक्ट है ये टू का है, इससे कोई हमें वास्ता नहीं है, इसे जैसा रखा है ये वैसे ही रख रहना, इसे चेंज मत करना आप। तो प्रेपोजिशन के बाद आने वाले ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं, ना कि क्रिया के। अब क्रिया का ढूंढो, सेंट माने भेजना, क्या भेजा, अ मैसेज, किस चीज का मैसेज, ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो एक्चुअल में कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑफ का ऑब्जेक्ट है, हर टू का ऑब्जेक्ट है, अ मैसेज सेंट का ऑब्जेक्ट है, बस मुझे यही चाहिए, क्रिया का ऑब्जेक्ट। तो अ मैसेज, लेकिन मैसेज किस प्रकार का है, कॉन्ग्रेचुलेशंस का। अगर मैं सिर्फ मैसेज को कर्ता बना दूं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस किसको बताने लगेगा, तो पूरा ही उठाना पड़ेगा मुझे यहां तक। तो अ मैसेज ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस वॉज सेंट बाय अस टू हर, अ मैसेज ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन वो सेंट टू हर बाई अस। बाई अस लगाओ या मत लगाओ, क्योंकि ये बाई अस का मतलब तीनों पर्सन इसमें इंक्लूड हो सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो आप आंसर कर दोगे सी, सी हुआ, डी हुआ, सॉरी, अ मैसेज ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस वॉज सेंट टू हर बाई अस, यानी कि डी आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट है आपका वी फिनिश द लेसन बिफोर दिस मंथ। हम वी विल फिनिश द लेसन बिफोर दिस मंथ, बिफोर एक प्रपोजिशन होती है, प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है दिस मंथ, इसके कोई मतलब नहीं रह गया, यानी कि फिनिश का ऑब्जेक्ट कौन सा हुआ, द लेसन। द लेसन को आप पहले ले आओ, द लेसन्स विल बी फिनिश्ड बिफोर दिस मंथ बाय अस, द लेसन्स विल बी फिनिश्ड बिफोर दिस मंथ बाय अस। आंसर बी हो गया आपका, ज़्यादा सोचना नहीं है इसमें, ठीक है। सेम मॉडल आ जाएगा वापस, विल एक मॉडल होता है। अब आते हैं
ही इज सीनियर देन मी। बच्चों ही इज सीनियर देन मी, आपको सबको पहले ही पता चल गया होगा कि आंसर 2 होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं 2 होगा क्यों। सीनियर क्या होता है, कंपैरिजन होता है, तो कंपैरिजन में तो देन ही आता है, क्योंकि कंपैरिजन ऑफ प्रेपोजिशन ऑफ कंपैरिजन देन होती है, या प्रेपोजिशन ऑफ कंपैरिजन या कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन देन होता है। लेकिन दिक्कत एक है, मैं जब ये कहता हूं गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है, मैं कहता हूं मान लीजिएगा लो, लोअर, लोएस्ट, ठीक है, मैं ये कहता हूं। लेकिन मैं जब ये कहता हूं सीनियर, तो फिर इसका फर्स्ट पॉजिटिव डिग्री क्या होती होगी? अगर ये कंपैरेटिव डिग्री है तो इसकी पॉजिटिव डिग्री क्या है? जैसे कि बेटर की पॉजिटिव डिग्री गुड है और सुपरलेटिव बेस्ट है, लोअर की लो है, लोएस्ट वो है, लेकिन सीनियर की क्या है? कौन बताएगा इस बात को? तो भैया इस सीनियर की पॉजिटिव डिग्री है ही नहीं। ये इतना लगाने पर ही आपको कंपैरिजन शो कर देगा। लेकिन बेटर की सुपर पॉजिटिव डिग्री है, इसलिए बेटर के बाद देन लगेगा, लोअर के बाद देन लगेगा। लेकिन सीनियर के बाद देन इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि सीनियर की पॉजिटिव डिग्री नहीं है। तो सीनियर अपना आप में ही एक कंपैरेटिव वर्ड है, इसके बाद मत लगाओ आप देन, ये खुद कंपैरिजन शो कर रहा है। जब ये खुद कंपैरिजन शो कर रहा है तो आप सीनियर के बाद वो प्रेपोजिशन लगाओ जिससे वो सीनियर है, यानी कि वो डेस्टिनेशन पॉइंट, और डेस्टिनेशन को शो करने के लिए यूज होता है टू। तो आपका आंसर हो गया ही इज सीनियर टू मी। क्लियर? द कंडक्ट ऑफ मैनी स्टूडेंट्स आर नॉट व्हाट दे शुड बी। कंडक्ट ऑफ मैनी स्टूडेंट, क्रिया आर आ रही है, कंडक्ट ऑफ मैनी स्टूडेंट्स, ऑफ मैनी स्टूडेंट्स, ऑफ का ऑब्जेक्ट है मैनी स्टूडेंट्स, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये तो ऑब्जेक्ट हुआ, यानी क्रिया का मामला, जो क्रिया का नंबर तय होता है वो ऑब्जेक्ट वाले चीजों से नहीं, सब्जेक्ट वाली चीजों से। कंडक्ट एक वचन हो गया, आंसर होगा इज। तो एरर देख लेना आप, मतलब सही क्या होगा वो आप कर लेना, ठीक है। द कंडक्ट ऑफ मैनी स्टूडेंट्स इज नॉट व्हाट इट शुड बी। तो ए आंसर हो गया, ठीक है, ए आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट पे आ गए हम, दैट इज इट्स। ये जो बेटा इट्स होता है इसका मतलब होता है इट इज। क्या मतलब होता है? इट इज। अब अगर आपने ऐसे कह दिया कि दैट इज, इट इज नेम, तो ये सेंटेंस गलत क्यों हुआ? ये इसलिए गलत हुआ क्योंकि एक वर्ब ये हो गई, एक वर्ब ये हो गई, दो वर्ब आ गई। दो वर्ब एक सेंटेंस में आ जाएं, यानी कि मेन वर्ब हैं दो, ये दो मेन वर्ब एक साथ एक सेंटेंस में आ जाएं और दो करता आ जाएं, दैट भी करता है, इट भी करता है, तो फिर दो सेंटेंस बन जाते हैं छोटे छोटे, जिन्हें कहते हैं क्लोज। और दो क्लोजेस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन की जरूरत पड़ती है, जो कंजंक्शन तुमने इसमें कहीं दिखाया नहीं, तो इसका मतलब ये सेंटेंस गलत हो गया। इसका मतलब ये इट इज ना होकर ये होना चाहिए आंसर, दैट इज इट्स नेम, इट्स होना चाहिए। इट्स का मतलब होता है बच्चों इसका, ये एक तरह का पजेसिव केस होता है, एडजेक्टिव की तरह काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। चलिए अगली वीडियो में मैं डिस्कस करता हूँ अगला हिस्सा, ठीक है। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है बच्चों, अगली वीडियो में तुरंत इसके बाद वीडियो आएगी आपकी, चलेगा। मिलते हैं उस वीडियो में।